साथियों नमस्कार। साथियों, बंगाल के इलेक्शंस में आप जान रहे हैं कि तरह तरह के बयान आ रहे हैं, तरह तरह के प्रैक्टिसेस हो रही हैं। एसआईआर पर हर दिन कुछ ना कुछ एक नई बात सामने आ जाती है। मोदी जी, ममता बनर्जी, हर कोई बिल्कुल जोरों शोरों से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को अभी भी लगता है कि एसआईआर को अभी भी वो मुद्दा बना करके या तो वोटिंग प्राप्त कर सकती हैं या इलेक्शन ही रुकवा सकती हैं, क्योंकि ये मुद्दा डेली, ऑलमोस्ट डेली सा कोर्ट में जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एसआईआर पे बात करूं उससे पहले बताऊं, अभी चुनावी माहौल में ममता बनर्जी के मुंह से कुछ ऐसे डायलॉग निकल रहे हैं, ऐसी बातें निकल रही हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि इनको आइडिया लग गया है कि इस बार ममता बनर्जी हार जाएंगी। उधर बीजेपी के मुंह से भी आप देखें तो इसी तरह की बातें निकल रही हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो रहा है कि उनको जो रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार वो जीत रहे हैं। अब ये कौन सी बातें हैं, किन बातों से ये ममता बनर्जी को लग रहा है कि वो हार रही हैं और बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले एसआईआर का मैं टॉपिक बताऊँ आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर में पहले 60-62 लाख नाम कटे थे, 62-63 लाख। फिर दूसरी बार में करीब 27 लाख नाम और कट गए। ठीक है, यानी कि पहले 60 लाख, फिर 60 लाख की विवेचना हो रही थी, तो उसमें 27 लाख नाम कट गए और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 12% नाम कट चुके हैं। अब हुआ क्या कि इनमें से कई लाख लोग, टोटल लगभग 90 लाख बैठता है, तो 90 लाख में से करीब करीब 34 लाख लोगों ने कोर्ट में अपनी याचिका डाल दी कि साहब हम तो वैलिड हैं, हमारा नाम कट गया है। अब ये डाल दी या डलवाई गई, क्योंकि इतना ज़्यादा संख्या तो किसी राज्य में नहीं हुई। बिहार में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ भी तो एसआईआर हुई थी, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ तो कोर्ट ने खुद कहा था कि आप 4 लोग ऐसे खड़े करके दिखाइए जो ये कह सकें कि देखो हम वैलिड सिटीजन हैं इंडिया के और हमारा नाम कट गया है। यहाँ लाखों खड़े हैं, इसका मतलब साजिश गहरी है। ठीक है साहब, कोर्ट ने इस पर सुनवाई करी। इसमें कोर्ट ने आज भी, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी एसआईआर के ऊपर, जिसमें जस्टिस जॉयमाला बागची ने अपनी बात में ये कहा कि 34 लाख नाम आए हैं और इनकी स्क्रूटनी होना जरूरी है। जितने भी ट्राइब्यूनल हैं, 19-20 ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, यानी छोटी अदालतें जो इसी चीज़ को देख रही हैं कि इनका नाम जो काटा है वास्तव में काटने योग्य था कि नहीं था, क्रॉस वेरीफाई कर रही हैं। इससे पहले जब नाम कटा है तो किसने काटा है? जितने भी जजेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी, जो भूतपूर्व जजेस थे या अभी वाले जजेस हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने ये नाम काटा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि जितने भी लोग अपील कर रहे हैं ये लोग वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि इनमें से कुछ को बोल दोगे या सभी को कह दोगे हाँ तुम डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मार्जिन ऑफ कहते हैं ना उसे, डाउट के केस में तुम डाल दो, बेनिफिट ऑफ डाउट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने लोगों को हम वोट डालने का मौका नहीं दे सकते, क्योंकि इससे तो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाएगा। और साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि जितने भी जजेस ने प्रैक्टिस करी है, जिन्होंने भी ये बताया है कि 27 लाख नाम ये कट रहे हैं, जो जजेस को जिम्मेदारी दी गई थी, बोले अगर उनकी एक्यूरेसी देखी जाए तो 70% एक्यूरेसी भी अगर आ रही है तो ये मानी तो अच्छी जाती है, लेकिन फिर भी ये बेस्ट नहीं है। 70% का मतलब है कि अभी भी कुछ ह्यूमन एरर है और लोगों के नाम कट रहे हैं जो नहीं कटने चाहिए थे। तो बोले एक्यूरेसी जब तक 100% नहीं आ जाएगी, यानी एक एक का नाम क्रॉस वेरीफाई होकर के हटाना है, जोड़ना है, जब तक ये चीज़ें नहीं हो जाएंगी तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। कोई ये सोचे इन 34 लाख को जल्दी से देख करके बस सबको अलाउ कर दो, नहीं होगा। कोई ये सोचे कि बस एक ही बार में कोई फास्ट मैकेनिज्म चला के कर दो, नहीं होगा। धीरे धीरे होगा, अच्छे से होगा, एक एक नाम पर विचार किया जाएगा, उसके बाद ही अलाउ किया जाएगा वोट डालने को, और इस बार तो नहीं किया जाएगा। इस बात से ममता बनर्जी और आग बबूला है। अब उन्होंने अपनी सभाओं में एक वाक्य जोड़ना स्टार्ट किया है कि ये बीजेपी एसआईआर करवा के तुम लोगों के नाम कटवा रही है, और अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम लोगों के जितनों के नाम रह गए उनके भी नाम कट जाएंगे। बंगाल के टुकड़े कर देगी बीजेपी, एक एक को बंगाल से बाहर कर देगी। बीजेपी अभी से बिहारियों को, यूपी वालों को, झारखंड वालों को, इन सबको बुला रही है, इनको वोटर आईडी कार्ड देकर के इनसे वोट डलवा रही है। इस तरह से ममता बनर्जी अपने वोटर्स को डरा रही है। आप मेरी बात समझ पाए? पहली बात मैंने ये कहा कि जो 34 लाख अपील गई है, अदालत ने कहा है कि ये वोट नहीं डाल सकते। अदालत ने कहा एक एक नाम पर अच्छे से हम विचार करेंगे तभी डाल सकते हैं। दूसरा, अदालत ने यह भी कहा है कि सबको अलाउ कर दें, फिर तो सब बिगड़ ही जाएगा खेल। 34 लाख तो अपील कोई भी कर देगा, कौन देखने बैठा है, इतने में तो चुनाव आ जाएगा।
तो बोले ये सब नहीं चलेगा। दूसरी बात ये कि ममता बनर्जी क्या कह रही है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी आप वोटर्स का हक छीन रही है और अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो आप सबके नाम काट देगी। उधर क्या कह रही है कि भाई दूसरे स्टेट से बुला करके बीजेपी उनसे वोट डलवा रही है। ठीक है, जो बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशियों से वोट डलवाती है। इसके बाद ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी आई तो बंगाल के टुकड़े कर देगी, बंगाल के कल्चर को ख़त्म कर देगी, बंगाल की अस्मिता को छीन लेगी। कुछ समय पहले क्या बोल रही थी कि मच्छी छीन लेगी, आपको मच्छी भी नहीं खाने देगी बीजेपी। ठीक है साहब, ये बातें कह रही हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अकेली हूं जो आम आदमी के लिए लड़ रही हूं 19 राज्यों से और केंद्र सरकार से, अकेली लड़ रही हूं, देख लो मैं तुम लोगों को बचा रही हूं वरना बीजेपी तो खा जाएगी। इस तरह से डराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये 34 लाख अपील्स हैं। ठीक है, ममता बनर्जी ने कहा है कि जितने भी बड़ी अच्छी बात कही, ये मैं सोच रहा था कि एक बात रह रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी हम टीएमसी वाले वर्कर्स को डरा रही है, उनको धमका रही है। मेरे टीएमसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी उनको इतना ज़्यादा डरा दे रही है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डरा रही है। वाह साहब वाह। अब आप मुझे बताओ, इन वाक्यों को सुन के कि बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को डरा रही है, बीजेपी बाहर से वोटर्स बुला रही है, बीजेपी सत्ता में आ गई तो तुम लोगों के नाम भी कट जाएंगे, इन वाक्यों को ममता के मुंह से सुन के आपको क्या लग रहा है कि ममता को डर सता रहा है या जीत का आश्वासन है? डर है। मैंने एक पत्रकार की आज बात सुनी, मैं कई लोगों को सुन रहा हूँ आजकल, ये ममता बनर्जी से संबंधित और जो बंगाल के पत्रकार हैं उनको जितनी हिंदी में बोलते हैं उनको सुनने का प्रयास कर रहा हूँ। एक हिंदी के पत्रकार हैं, इंडिया टीवी पर सुन रहा था आज मैं उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा 2024 का इलेक्शन चल रहा था, मोदी जी कैंपेनिंग कर रहे थे, राहुल गांधी ने जब वो झूठ चला दिया था कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, बोले मोदी ने एक टाइम पर आकर के ये कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो ये आपका मंगलसूत्र भी खींच लेगी, यानी छीन लेगी। फिर हिंदू मुसलमान भी कुछ होने लगा था। तो मेरी उस समय मेरे एक दोस्त से बात हुई थी जिसके चाचा एमएलए हैं, आगरा में एमएलए हैं। तो उसने मुझे बताया था कि यार ग्राउंड लेवल पर जो संदेश जा रहा है वो ये है कि मोदी जी को पूर्ण बहुमत आता दिख नहीं रहा है, इसलिए ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं। वहाँ से फिर मैंने और अच्छा अध्ययन करना स्टार्ट किया इन नेताओं का कि कब कौन सा बयान देते हैं। और मुझसे कई लोगों ने ये कहा था कि नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि रुख हवाओं का किस तरफ है। तो 2024 में मेरे को भी लग रहा था कि बीजेपी 400 पार तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी मेजोरिटी ले आएगी, 350 सीट तो ले जाएगी। हमको लग रहा था, हम उस समय यूट्यूब पर वीडियोस देखते थे एग्जिट पोल और ये सब, तो इसमें भी सब बता रहे थे कि बीजेपी की 327 आ रही हैं, कि 319 आ रही हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे थे, सब यही कह रहे थे। बट मुझसे जो उस लड़के ने कहा, एक दो लोगों से फिर बाद में पता चला, फिर मैंने उन वीडियोस को दोबारा देखा, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्पीचेस, तो मैंने पाया कि अंतर तो था। पत्रकार लोग जो, ठीक है उनका अनुभव है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पत्रकार लोग जो बता रहे हैं, लेकिन कई बार पत्रकार भी विश्लेषण ठीक से नहीं कर पाते हैं। एक नेता जो होता है उसके कार्यकर्ता उसे बताते हैं आके कि साहब आज मालदा में ऐसी लहर है, मालदा में लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और जनरली लोगों ने मन बना लिया है कि इस पार्टी को वोट देना है, और लोग इस बात को लेकर के सेंटिमेंटल हैं, इस बात को लेकर इमोशनल है, साहब ये बातें हैं। तो उससे नेता को आइडिया लग जाता है। आपको क्या लगता है, अमित शाह को नहीं पता होगा कि मुर्शिदाबाद का क्या मूड चल रहा है, या अमित शाह को ये ग्राउंड रिपोर्ट नहीं मिल रही होगी कि फलाने डिस्ट्रिक्ट में कोलकाता में कितनी सीटें जीतने की संभावना है, या नॉर्थ 24 परगना में कितनी सीटें जीतने की संभावना है? सब रिपोर्ट मिल रही होगी अमित शाह को, और वो जो रिपोर्ट मिल रही होगी उसका कुछ तो रिफ्लेक्शन अमित शाह के चेहरे पे भी आएगा, बॉडी लैंग्वेज पे भी आएगा, और भाषण में बदलाव भी आएगा उस हिसाब से। वहाँ से आप पकड़ सकते हो कि रुख हवाओं का किस तरफ है। अगर आप फील्ड में जाके रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हो, जो कि हम तो रिपोर्टर है ही नहीं है, ना मैं कोई पत्रकार हूँ, तो या तो पत्रकार के तौर पर ग्राउंड पर जाओ, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करो। लोग उसमें भी गलती कर देते हैं। अगर किसी ग्राउंड पर जा भी रहे हो तो ऐसा तो है नहीं पूरे शहर में 10 के 10 लाख लोगों से पूछ लोगे। एक 10 लाख का शहर है, हो सकता है 5,000 मैक्सिमम लोगों से पूछ पाओ, तो बहुत संभावना कम होती है। और हर पत्रकार को ये पता नहीं होता है कि इस शहर के इस इलाके में फलानी कास्ट रहती है, इस इलाके में फलाना रिलीजन रहता है, इस इलाके के लोग फलाने नेता को चुनते हैं, इस इलाके के लोग नहीं पता चल पाता उतना। बट बेस्ट रिफ्लेक्शन आता है नेता की बॉडी लैंग्वेज और उसके भाषण से। तो जो ममता बनर्जी का भाषण है वो क्या कह रहा है? ममता बनर्जी अपने वोटर्स को डरा रही हैं
कि अगर बीजेपी आ गई तो ये हो जाएगा, तुम समझ लो सब लोग, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये तो कह रही है। अब ध्यान से सुनो, 2021 के ममता बनर्जी के भाषण, ये 2024 के ममता बनर्जी के भाषण, जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था जब, उस समय ममता बनर्जी बीजेपी के वोटर्स को डरा रही थी या विपक्ष के वोटर को डरा रही थी। समझ गए? ममता बनर्जी और उनका काडर पहले विपक्षियों को डरा रहा था, अब ममता बनर्जी अपने लोगों से कह रही है कि भैया अगर ये आ गई तो ये हो जाएगा, तुम लोग आ जाना वोट डालने के लिए। ये अंतर है, समझे? इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने ममता के सारे वीडियो सुने, जो भी इन्होंने भाषण दिए, सारा ये SIR वाला देखा, किसने क्या बयान दिया, और योगी जी की बॉडी लैंग्वेज देखना आप। योगी जी के चेहरे पे वैसे तो स्माइल रहती है, लेकिन योगी जी जिस भी जगह पे सभा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यूपी के शासन की, जो करते हैं बुलडोज़र की बार बार बात कर रहे हैं। अभी कल परसों उन्होंने किसी सभा में बोला था कि कठमुल्लापन बंगाल में नहीं चलेगा, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। यानी कि योगी जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था योगी जी का, जहां पर वो एक जगह पर सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर जितने भी प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, उन सबको स्टेज पर बता रहे थे कि आपको इनको वोट देना है। ये हमारे यहाँ से गांगुली साहब, जस्टिस गांगुली साहब सांसद बने थे, आपने इनको जिताया था। तो उन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी ज़बरदस्त थी। शायद मुर्शिदाबाद में थे, जाने कहाँ थे, किसी जगह पर थे, नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि कई वीडियो देखे मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। तो अमित शाह, योगी जी और मोदी जी, इन सब की आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह की हवा है। मोदी जी आजकल खुद वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं कि देखो मैं आया हुआ हूँ, कितने लोग आए हुए हैं। है मामला एक चीज़। दूसरी चीज़ जो मैंने पत्रकार से आज से एक सुनी, बहुत अनुभवी पत्रकार थे, उनसे, उन्होंने कहा कि जब वोटर मूड बना लेता है, मन बना लिया कि इस बार इस पार्टी को वोट देना है, तो आपको दो तरह से पता चल सकता है। एक तो इस तरह से कि वोटर बहुत वोकल हो जाएगा, खुद ही बोलने लगेगा, अरे इस बार तो योगी जी आएंगे, इस बार तो मोदी जी आएंगे, इस बार तो ममता आएंगे, इस बार तो फलाने आएंगे। तो पता चल जाएगा आपको कौन आने वाला है। दूसरा, जब वोटर मन बना ले और खामोश हो जाए एकदम से, तब समझ जाओ कि मन बना लिया किसको वोट देना है। तो बंगाल में आप एक रिपोर्ट लगातार सुन रहे हो कि बीजेपी का सपोर्टर या बीजेपी को वोट देने वाला कोई ज़्यादा दिख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कोई ज़्यादा हवा सच नहीं है, कोई ऐसा माहौल नहीं है। 10-15 दिन पहले तक तो यही था, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं फ़ोन कर रहा था, मेरे भैया लोग रहते हैं, मैंने कहा क्या सीन है, बोले TMC आएगी, यहाँ तो बीजेपी का कोई नाम ही नहीं ले रहा। तब मैं समझ गया था कि अच्छा, क्योंकि भाई देखो, मैंने कोलकाता में 4 जगह से पता किया, चारों जगह से मुझे पता चला कि TMC आएगी, क्या बात कर रहे हो। मेरा एक दोस्त अभी अलीपुर द्वार गया था, वो कहता भाई साहब TMC की तो ऐसी हवाएं हैं कि बीजेपी का तो नामो निशान नहीं है, जबकि वहां से ज़्यादातर सीटें बीजेपी वालों ने जीती हैं पिछली बार। तो पिछली बार 2021 में TMC के और बीजेपी के वोटिंग परसेंट में केवल 9% का अंतर था, जिनमें से इस बार अगर 4-5% भी TMC से हट के बीजेपी में आ गए तो बराबर वोट परसेंट हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? तो जिस हिसाब से लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि बीजेपी का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा लग रहा है बीजेपी का वोटिंग परसेंट तो 10% है और TMC का 50% है, और जब आंकड़े देखते हैं तो लगभग बराबर की सी फाइट है। तो किसमें तो बीजेपी वाला कोई है ही नहीं है, वो बोल नहीं रहा है। एक तो उसे डर है TMC के गुंडों का, और दूसरा उसने मन बना लिया जिस दिन उंगली दबानी होगी दबा देगा जाके बटन को। तो वो पत्रकार साहब जिनको मैं सुन रहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया 1977 का, जब इंदिरा गांधी को हराना था तो जनता बहुत वोकल थी कि इंदिरा को हराना है, इसने इमरजेंसी लगाई है, ये किया है, वो किया है। फिर मोरारजी देसाई आए, जनता सरकार बनी, और एकदम वोकल था वोटर, और पता था कांग्रेस हारेगी अब। और जब 84 में इलेक्शन हुआ, 84 में हुआ, 82 में हुआ, जब भी 84 में हुआ, तो वोटर बहुत शांत था, पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आएगा, बिल्कुल शांत था, और कांग्रेस बम्पर मेजोरिटी के साथ आई थी, बम्पर मेजोरिटी के साथ। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे। मुझे भी यही लग रहा है कि देखो SIR में इतने नाम कट गए, RSS कब से काम कर रही है, ठीक है, और मुद्दे अब इतने हो गए हैं कि ममता बनर्जी को हराने के लिए लोगों के पास वजह है। बीजेपी का नेशनलिज्म, बांग्लादेश से घुसपैठियों का डर, ठीक है, और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो ज़बरदस्त है। तो इन सब में आप ये सोचो कि बीजेपी कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है,
ये बेसलेस बात है। मैं 1-2 वीडियोस और भी देखे मैंने आज, उसमें ये लोग कह रहे थे कि नहीं कांटे की फाइट है, हो सकता है 60-40 हो, 60 ममता 40 बीजेपी। ये तथ्यहीन बात थी। वो पत्रकार हैं, उनका सम्मान है पूरा, बट ये गलत बात थी, ऐसा नहीं होना है। उल्टा जबकि हो सकता है कि ममता बनर्जी 40 रह जाए, बीजेपी 60 पहुंच जाए। और मैं तो ये कह रहा हूँ ममता बनर्जी 100 सीट पार नहीं कर पाएंगी। एक तरफा होगा इस बार ये इलेक्शन, ऐसा नहीं होगा कि बराबर बराबर, एक तरफा। तो ममता बनर्जी का ये बयान है। तो आप लोगों से मैं यही कह रहा हूँ कि अब जो भी आप बयान सुने किसी के, तो एक बार बॉडी लैंग्वेज देखना नेता की, उसकी भाषा देखना, आंखें देखना, है ना, और ये थोड़ा लगातार सा देखना 4-5 अलग अलग उसकी सभाओं में, आपको आइडिया लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।